नमस्कार। देखिए, कभी कभी ना हालात ऐसे बन जाते हैं कि पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए आर्म्ड फोर्सेस को बुलाना पड़ता है। पर सवाल ये है कि ये फैसला लेता कौन है और इसके नियम क्या हैं। आज हम इसी को समझने वाले हैं धारा 149 के जरिए। यही वो कानून है जो इन सारे जरूरी सवालों का जवाब देता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर वो कौन सी खास परिस्थितियां हैं जब एक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सेना को बुलाने की नौबत आ जाती है। चलिए इसी को समझते हैं। सबसे पहली बात ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कानून सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ही लागू होता है, जब हालात वाकई में काबू से बाहर हो चुके हों। तो देखिए, कानून इस बारे में एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब दो शर्तें एक साथ पूरी हों। पहली शर्त, जब भीड़ को किसी भी और तरीके से कंट्रोल करना मतलब नामुमकिन हो जाए। और दूसरी शर्त, उस भीड़ से सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मसला ना हो, बल्कि पब्लिक सिक्योरिटी को एक गंभीर खतरा पैदा हो गया हो। तो ये समझना जरूरी है, ये आखिरी हथियार है, पहला नहीं। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि इतना बड़ा, इतना जरूरी फैसला ये लेने का अधिकार आखिर है किसके पास? अब ये बहुत दिलचस्प है। ये पावर किसी मिलिट्री ऑफिसर के पास नहीं, बल्कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। और ये डेमोक्रेसी में एक बहुत ही जरूरी बैलेंस है। ये फैसला या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ले सकते हैं या फिर उनके द्वारा ऑथराइज्ड कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और हाँ, एक और जरूरी बात, मौके पर मौजूद जो भी सबसे सीनियर रैंक का मजिस्ट्रेट होगा ना, आखिरी फैसला उसी का माना जाएगा। तो ठीक है, एक बार ये तय हो गया कि आर्म्ड फोर्सेस की जरूरत है, तो फिर उन्हें बुलाया कैसे जाता है? इसका भी एक पूरा सेट प्रोसेस है। ये प्रोसेस बहुत सीधा और साफ है। स्टेप 1, मजिस्ट्रेट ये तय करते हैं कि पब्लिक सिक्योरिटी के लिए आर्म्ड फोर्स अब जरूरी हो गई है। स्टेप 2, वो आर्म्ड फोर्सेस के किसी ऑफिसर को भीड़ को हटाने का आदेश देते हैं। और स्टेप 3, कानून के मुताबिक आर्म्ड फोर्स के उस ऑफिसर को वो आदेश मानना ही होगा। ये अनिवार्य है। लेकिन आदेश मानने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि शक्ति का इस्तेमाल कैसे भी किया जा सकता है। एक बार तैनात होने के बाद आर्म्ड फोर्सेस पर बहुत ही सख्त लिमिटेशंस लगाई गई हैं। और यही बात इस कानून का दिल है। कानून साफ साफ कहता है, उतने ही कम बल का प्रयोग करें और व्यक्ति और संपत्ति को उतनी ही कम क्षति पहुंचाएं। इसका मतलब संयम बरतना सिर्फ कोई सलाह नहीं है, बल्कि एक कानूनी जरूरत है। तो यहाँ पर ऑफिसर की दोहरी जिम्मेदारी साफ दिखती है। एक तरफ तो उनका काम है भीड़ को हटाना और अगर जरूरत पड़े तो गिरफ्तारियां करना, लेकिन उसी वक्त दूसरी तरफ उन्हें ये पक्का करना है कि इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम बल का इस्तेमाल हो और कम से कम नुकसान हो। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है जिसे बनाए रखना ही होगा। और अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। अगर इन नियमों को तोड़ा गया तो क्या होगा? इसकी जवाबदेही किसकी होगी? चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए कि फायरिंग हो जाती है, लेकिन उसके लिए किसी कॉम्पिटेंट सिविल अथॉरिटी से कानूनी आदेश लिया ही नहीं गया था। तब क्या होगा? यहाँ पर ना एक बहुत इंटरेस्टिंग लीगल प्रिंसिपल काम करता है, जिसे कहते हैं विकैरियस लाइबिलिटी, या हिंदी में कहें तो प्रतिनिधिक दायित्व। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि किसी एक की गैर कानूनी हरकत के लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जाता है। और हमारे इस केस में वो दूसरा पक्ष कौन है? वो है राज्य सरकार। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी की चेन है, ये एकदम साफ है। अगर बिना कानूनी आदेश के फायरिंग हुई और उसमें किसी की जान चली गई, तो जिम्मेदार पार्टी राज्य सरकार होगी। और इसका नतीजा, सरकार को मृतक के परिवार को मुआवजा देना ही पड़ेगा। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। कोई भी कानून देश की सुरक्षा और एक इंसान के अधिकारों के बीच वो बैलेंस कैसे बनाता है, और वो महीन सी रेखा आखिर खींची कहाँ जानी चाहिए, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।